हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग भूगोल में प्रादेशिक अध्ययन की दूसरी कड़ी में मध्यवर्ती गंगा के मैदानी भाग का अध्ययन करेंगे। भारत के प्रादेशिक अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण गंगा के मैदानी भाग का अध्ययन ही माना जाता है, क्योंकि देश का सबसे उपजाऊ कृषि प्रदेश गंगा का मैदान ही है, जहाँ से देश की अधिसंख्य आबादी का पेट भरता है। सभ्यता के आरंभिक काल में यह प्रदेश न केवल लोगों का पेट भरता था, बल्कि यातायात का सुगम साधन भी उपलब्ध कराता था। उत्तर में हिमालय प्रदेश और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच स्थित विशाल मैदान को गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चिम में अरावली पर्वत के कटे छटे भाग, जिसको दिल्ली पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और पूरब में मेघालय का पठार है। यह मैदान अत्यंत समतल है, जिसमें उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता। पश्चिम से पूरब की ओर यह क्रमशः नीचा होता गया है, जिसके कारण ढाल बना और गंगा का बहाव पश्चिम से पूरब की ओर हो गया। इस मैदान में मिट्टी की परतें कितनी मोटी हैं, यह बता पाना बहुत कठिन है। फिर भी विभिन्न भागों में भूछेदन या बोरिंग करके देखा गया कि यह गहराई 400 मीटर अर्थात 1350-1400 फीट से भी अधिक है। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहला भाग है अपर गंगा प्लेन या ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा है मिडिल गंगा प्लेन या मध्यवर्ती गंगा का मैदान। तीसरा है लोअर गंगा प्लेन या निम्न गंगा का मैदान। इसे आप साथ में दिए गए मानचित्र से भी समझ सकते हैं। इस मानचित्र को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जमुना नदी के पूरब से लेकर गंगा जमुना के संगम इलाहाबाद तक ऊपरी गंगा का मैदान, वहाँ से राजमहल की पहाड़ियों से पहले तक का भाग, राजमहल की पहाड़ी कहाँ हो गया, छोटा नागपुर का एकदम उत्तरी पूर्वी हिस्सा, भाग मध्यवर्ती गंगा का मैदान, तथा इसके बाद से मुहाने तक के भाग को निम्न या निचला गंगा का मैदान कहा जाता है। इस मैदान में नदियाँ प्रतिवर्ष वर्षा काल में बड़ी मात्रा में बालू और मिट्टी बहाकर लाती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति हमेशा बरकरार रहती है। यह मिट्टी ह्यूमस से युक्त होता है, इस कारण से इसमें उपजाऊपन बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। गंगा के इस मैदानी प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण मध्यवर्ती गंगा का मैदान है, क्योंकि सबसे अधिक विस्तृत और विकसित गंगा के मैदान का यही भाग है। किसी भी क्षेत्र का प्रादेशिक अध्ययन करने के लिए उस क्षेत्र के उच्चावच का ज्ञान होना आवश्यक होता है, और उच्चावच को समझने के लिए क्षेत्र की भूगर्भिक इतिहास की जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भूगर्भिक संरचना ही किसी भी क्षेत्र के उच्चावच को आकार देता है। ठीक है, तो हम लोग इसका देखते हैं भूगर्भिक संरचना। आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के जन्म से पहले हिमालय के स्थान पर
टेथिस सागर का विस्तार था। टेथिस सागर के उत्तर में अंकारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड अवस्थित था। इन तीनों की स्थिति को साथ में दिए गए चित्र से समझा जा सकता है। चित्र को ध्यान से देखिए, उसमें स्पष्ट किया गया है। जो भाग अभी गंगा नदी के एलुवियम के नीचे ढका हुआ है, एलुवियम क्या हुआ? मिट्टी का परत। कौन सा परत? जो ह्यूमस युक्त है, ढका हुआ है, वह काफ़ी ऊंचाई पर था और उससे होकर नदियां टेथिस सागर में तलछट गिराती थी। तलछट मतलब जो अपरदित करके सामान लाता था। इस ऊंचे भाग के निर्माण में आर्कियन युग से गोंडवाना युग तक की चट्टानें शामिल रहने का अनुमान है। ठीक है। लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले अर्थात टर्शियरी युग में गोंडवाना लैंड या भारतीय प्लेट और अंकारा लैंड यानी यूरेशियन प्लेट आपस में टकराने लगे, जिससे टेथिस सागर के स्थान पर मोड़दार पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत का जन्म हुआ। किंतु भारतीय प्लेट टकराने के बाद चूंकि नीचे की ओर धंस रहा था, टकरा रहा था और नीचे की ओर धंस रहा था, अंकारा लैंड का प्लेट या यूरेशियन प्लेट ऊपर की ओर था, इसलिए दोनों के टकराने वाले जंक्शन पर जहाँ टकरा रहा था, टक्कर हो रही थी, एक विशाल गड्ढा या सिंक लाइन का निर्माण हो गया। इस गड्ढे में पहले से बहने वाली नदियाँ अपना तलछट गिराने लगी और ढाल का अनुसरण करते हुए बहने लगी। इसे आप साथ में दिए गए चित्र से समझ सकते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है, उसको देखिए, समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पॉइंट विस्तार। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? मध्यवर्ती गंगा का मैदान 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 81 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है या विस्तृत है। पश्चिम में 100 मीटर की ऊंचाई वाली समोच्च रेखा, समोच्च रेखा क्या हुआ? कंटूर लाइन जिसको कहते हैं, इसके सीमा का निर्धारण करता है तथा पूरब में इसका विस्तार बिहार से बंगाल की सीमा तक है। इसके उत्तर में शिवालिक पर्वतमाला तथा दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार एवं कैमूर की पहाड़ियाँ इसके सीमा का निर्धारण करती हैं। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, भौतिक स्वरूप। गंगा के मध्यवर्ती मैदान का अध्ययन इसे 3 उपविभागों में बांटकर किया जाता है या किया गया है। उसमें से पहला है भावर, दूसरा तराई, तीसरा जलोढ़ मैदान। ठीक है। इसका पार्श्व चित्र भी आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है, उसमें देख करके इसको समझिए। पहला देखते हैं इसमें भावर। भावर क्या है? भावर का निर्माण गिरिपद क्षेत्र में होता है। पर्वत से उतरते समय नदी का वेग अधिक होता है, फलतः नदी अपने साथ बहुत सारा मलबा बहाकर लाती है। गिरिपद के पास अचानक ढाल कम हो जाने के कारण नदी भारी मलबों को आगे नहीं ले जा पाती और बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, बजरी आदि इस स्थान पर जमा हो जाता है। यह मलबा
अधिक पारगम्य होता है। पारगम्य का अर्थ हुआ क्या? पानी सब सोख लेता है, खींच लेता है, जिसमें छोटी नदियाँ विलीन हो जाती हैं। शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में इसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक है। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग है तराई। भावर क्षेत्र में विलुप्त हुई नदियाँ आगे जाकर छोटी छोटी सरिताओं के रूप में प्रकट होती हैं और कई धाराओं में बंट जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की जमीन नमी युक्त और दलदली हो जाती है। भावर के बगल की इस दलदली भूमि को ही तराई कहा जाता है। आप समझ गए होंगे तराई क्या है। गंगा मैदान के इस भाग में तराई क्षेत्र पश्चिम के अपेक्षा पूरब में अधिक चौड़ा है। तराई क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और वन्य जीवों की बहुलता है या बहुतायत है। ठीक है। अब इसका तीसरा भाग देखते हैं। दो भाग हो गया। अब तीसरा भाग जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को 2 उप विभाग में बांटकर इसका अध्ययन किया गया है। पहला उपविभाग है बांगर एवं दूसरा उपविभाग है खादर। अब हम दोनों को अलग अलग पढ़ें, दोनों का अध्ययन करें अलग अलग। पहले बांगर को देखते हैं। दलदली भूमि या तराई प्रदेश से सटे हुए मैदानी भाग को बांगर कहा जाता है। कौन से भाग को कहा जाता है समझ में आया? जो दलदली भूमि या तराई प्रदेश से सटा हुआ ज़मीन है, सटा हुआ मैदान है, वो बांगर कहलाता है। यह पुरानी जलोढ़ मैदान है जिसकी मिट्टी में छोटे छोटे कंकड़ों की अधिकता होती है। इस क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, किंतु आधुनिक तकनीक के सहारे यहाँ भी कृषि कार्य किया जाता है। इस क्षेत्र का मुख्य फसल मोटा अनाज जैसे मकई, मड़ुआ, बाजरा आदि तथा चावल है। अब इसका दूसरा उपविभाग देखते हैं खादर। बांगर की सीमा से लेकर नदी की धारा तक के क्षेत्र को खादर कहा जाता है। यह नवीन जलोढ़ मैदान है जो अत्यंत उपजाऊ है। इस क्षेत्र की मिट्टी में हर प्रकार का फसल सुगमता से उपजाया जा सकता है। वास्तव में कृषि उत्पादन का सबसे प्रमुख क्षेत्र खादर प्रदेश ही है, जो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है, यहाँ तक तीसरा पॉइंट हो गया था, भौतिक स्वरूप। अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट इसका। प्रादेशिक अध्ययन में अलग अलग बिंदुओं पर अध्ययन करना होता है। उसमें से चौथा बिंदु हमारा या चौथा पॉइंट हमारा है जलवायु एवं वनस्पति। मध्य गंगा के मैदान की जलवायु अपेक्षाकृत विषम रहती है। इस प्रदेश का अधिकतम तापमान गर्मियों के मौसम जो मई महीना में होता है में लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तथा न्यूनतम तापमान सर्दियों में कौन सा महीना होगा? दिसंबर जनवरी। सर्दियों में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वर्षा काल में यहाँ वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें सबसे अधिक वर्षा अगस्त माह में होती है। ये तो करीब करीब पूरे भारत की कहानी है कि अगस्त माह में सबसे अधिक वर्षा होती है। इस प्रदेश के तराई एवं गिरिपद या भावर भाग में वनस्पतियों की अधिकता है, किंतु जलोढ़ मैदानों में वनस्पतियां संभवतः कृषि कार्य करने के क्रम में
काट दी गई हैं। पूरे प्रदेश की वनस्पतियाँ पतझड़ प्रकार की हैं, जिसमें सर्दियों के अंत में वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। यह हो गया चौथा पॉइंट, जलवायु एवं वनस्पति। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, कृषि एवं सिंचाई के साधन। पांचवा पॉइंट क्या हुआ? कृषि एवं सिंचाई के साधन। गंगा मैदान के इस भाग की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है। इस प्रदेश में पूर्वी भागों में धान, मकई और जूट का उत्पादन किया जाता है, जबकि पश्चिमी भागों में गेहूं, चना, दलहन, तिलहन एवं गन्ना की खेती प्रमुख स्थान रखती है। ऐसा नहीं है कि उधर मकई नहीं होता है या इधर गन्ना नहीं होता है, किंतु प्रमुखता से यही होते हैं। सिंचाई के लिए यहाँ नहरें, नलकूप और कुओं की भरमार है। गंगा, गोमती, घाघरा आदि नदियों से नहरें निकालकर इसके पश्चिमी भाग में सिंचाई की व्यवस्था की गई है तथा मयूराक्षी और दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत थोड़ी बहुत एवं गंडक नदी से निकाली गई नहरों से पूर्वी भाग में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। उपजाऊ मिट्टी एवं सिंचाई की सुविधा के कारण यह प्रदेश भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है। इस प्रदेश को भारत के धान का कटोरा भी कहा जाता है। किस प्रदेश को कहा जाता है? गंगा के मध्यवर्ती मैदान को। अब इसका छठा पॉइंट देखते हैं, उद्योग धंधे। मध्यवर्ती गंगा के प्रमुख उद्योग चीनी बनाना, रेशमी एवं चिकन के वस्त्र बनाना, जूट के सामान बनाना, सिगरेट एवं बीड़ी निर्माण, साइकिल निर्माण, खाद तथा तरह तरह के खिलौने बनाना आदि है, जो गोरखपुर, दरभंगा, वाराणसी, भागलपुर, डालमियानगर, पटना, लखनऊ, बुरहानपुर आदि जिलों में अवस्थित है। इसमें से वाराणसी की बनारसी रेशमी साड़ी एवं भागलपुर का रेशमी कपड़ा विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा कहीं कहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब सातवां पॉइंट देखते हैं। सातवां पॉइंट आपका हो गया यातायात एवं व्यापार। समतल मैदानी भाग होने के कारण इस प्रदेश में यातायात के विभिन्न साधनों का यहाँ भरपूर विकास हुआ है। इस प्रदेश में रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है। पक्की सड़कों से न केवल एक नगर से दूसरा नगर जुड़ा हुआ है, बल्कि गांव और कस्बे भी इन मुख्य सड़कों से इकहरी पक्की सड़कों के द्वारा जोड़ दिए गए हैं। इसके साथ ही बड़े नगरों में हवाई सुविधा भी मौजूद है। इस प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं खाद्यान्न, कपड़ा, जूट से निर्मित सामान, सिगरेट आदि हैं। समुद्री मार्ग निकट होने के कारण विदेशी व्यापार की सुविधा भी इस प्रदेश को उपलब्ध है। ठीक है, यह सातवां पॉइंट हो गया। अब आठवां पॉइंट हम लोग देखते हैं, जनसंख्या एवं नगर। कृषि और उद्योग के विकास तथा यातायात की सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण मध्यवर्ती गंगा के मैदान में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। प्रदेश में इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर, दरभंगा आदि जिलों में घनत्व
प्रति वर्ग किलोमीटर 1000 से भी अधिक है। तराई के निकटवर्ती क्षेत्रों में तथा दक्षिणी पठार के पास के क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है। इस प्रदेश में खेती पर जनसंख्या का भार अधिक होने के कारण लोग काम की खोज में दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन कर जाते हैं। इस भाग के प्रमुख नगर वाराणसी, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और भागलपुर आदि हैं। ठीक है। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि मध्यवर्ती गंगा का मैदानी प्रदेश अपने आप में एक स्वतंत्र एवं संपूर्ण इकाई है। प्रदेश की भौतिक बनावट, सामाजिक संरचना, उद्योग धंधे आदि भी इसे अन्य हिस्सों या प्रदेशों से अलग करता है। बस मध्यवर्ती गंगा के मैदान